नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनना तय। पार्टी ने राज्यपाल एनएन वोहरा को सौंपा पत्र। बीजेपी ने किया समर्थन का फैसला। एफटीआईआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान की संस्थान में रहेगी सीमित भूमिका। निर्देशक बीपी सिंह चुने गए एकाडमिक काउंसिल के अध्यक्ष। राजू हिरानी, सतीश शाह को गवर्निंग काउंसिल में जगह। जीएसटी पर सहमति के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मिले संसदीय कार्य मंत्री। जल्द बजट सत्र बुलाने का संकेत। कांग्रेस ने कहा, देरी के लिए सरकार का रवैया जिम्मेदार। लीबिया में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास ट्रक बम धमाका। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। आईएस पर हमले का शक। विदेश कप निशानेबाजी ग्रापी में अपूर्वी चंदीला का शानदार प्रदर्शन। लगातार दूसरा स्वर्ण पदक। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज। और अब खबरें विस्तार से। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना तय है। वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। राज्य में गठबंधन सरकार में सहयोगी बीजेपी की ओर से भी महबूबा के नाम पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब उनकी बेटी और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। ऐसा होने पर महबूबा जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। गुरुवार को ही पार्टी के सभी विधायकों ने महबूबा मुफ्ती को अपना नेता चुना। इसके बाद पार्टी ने राज्यपाल एनएन वोहरा को इससे जुड़ा पत्र सौंप दिया। राज्य में गठबंधन सरकार में सहयोगी बीजेपी ने भी महबूबा के नाम का समर्थन करने का फैसला किया है। जहां तक हमारा बीजेपी का सवाल है, हमारा उनसे अलायंस है, प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट पे वो हमारा है, और हमने खुद उनको तय किया है कि उनकी पार्टी से सीएम और हमारी पार्टी से डिप्टी सीएम ये तय है। तो हमें कोई एतराज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हाँ एनी ऑब्जेक्शन। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार बीते साल 1 मार्च को अस्तित्व में आई थी। उस समय बीजेपी ने पीडीपी का मुख्यमंत्री तो स्वीकार किया था, लेकिन महबूबा के नाम का विरोध किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पर सहमति बनी थी। बीते 2-3 महीने में खराब सेहत की वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद महबूबा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस बीच बीजेपी ने संकेत दिया है कि महबूबा के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नई सरकार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा। पीडीपी और बीजेपी के पास जो विभाग हैं वो वैसे ही रहेंगे। बीजेपी की तरफ से सरकार के चेहरे भी जस के तस रहेंगे। जम्मू कश्मीर की 87 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी ने 28 सीटें और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनके पैतृक गांव बिजबिहाड़ा में कल सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया और जम्मू कश्मीर के लिए उनके योगदान को अहम बताया। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर में 7 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की खबर आते ही जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। जम्मू कश्मीर में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से हमने उस उत्कृष्ट सार्वजनिक हस्ती को खो दिया है जो हमेशा समाज के निचले तबके के संपर्क में रहती थी। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने संदेश में कहा कि वो एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ और एक लोकप्रिय नेता थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर राज्य की प्रगति और कल्याण के लिए अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि इससे देश और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया है।
पूरे स्टेट के लिए और पूरे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ। वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। It's a great shock not only to Jammu and Kashmir but to whole of the nation because Mufti Muhammad Sahib, a matured politician who was really a statesman and who had a vision about Jammu and Kashmir as well as for whole of India. जाने की क्षति तो है ही है, एक खला भी है। जम्मू कश्मीर की दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजनीति को भारत की मुख्य धारा राजनीति के साथ जोड़ने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 79 साल के मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली के एम्स में पिछले 14 दिनों से इलाज चल रहा था। 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बुधवार को हालात बिगड़ने और सांस लेने में तकलीफ के चलते डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन गुरुवार सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। एक नजर मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक सफर पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 12 जनवरी 1936 को जन्मे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 50 के दशक में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से राजनीति की शुरुआत की। 1962 में बिजबहरा से वो पहली बार विधायक चुने गए। 1967 में दोबारा जीते और पहली बार उप मंत्री बने। इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1986 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो राज्यसभा सदस्य चुने गए और राजीव गांधी सरकार में पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1987 में सईद ने कांग्रेस छोड़ी और वीपी सिंह के साथ जनमोर्चा का गठन किया। 1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और केंद्रीय गृह मंत्री बने। इसके बाद एक बार फिर वो कांग्रेस में लौट आए और 1992 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1998 में अनंतनाग से लोकसभा चुनाव भी जीता, मगर मुख्यमंत्री का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। 28 जुलाई 1999 को उन्होंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का गठन किया और इसके 3 साल बाद 2 नवंबर 2002 को उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। 2008 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 21 सीटें मिली और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने का जोखिम लिया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनके विरोधी और समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कश्मीर की अलग थलग पड़ी जनता को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में लगा दिया। पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के हैंडलर्स की पहचान हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान में बैठकर इस हमले को अंजाम दिया। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। आतंकियों के खिलाफ सौंपे गए सबूतों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। उधर विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर ही निर्भर करता है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पठानकोट आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान को सभी सबूत सौंपे जा चुके हैं और अब विदेश सचिव स्तर वार्ता का होना इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इन सबूतों पर क्या कार्रवाई करता है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हमले के पीछे शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। This is a matter for investigation by the Pakistani authorities on the basis of the evidence that we have provided them. Once they have investigated, then we will know exact identity of who is behind this. We are not derailing anything, we are not foreshadowing anything, we are not imposing any deadlines. That's what I said. Let us not put the cart before the horse. Let us deal with the immediate situation in front of us.
इस बीच पठानकोट में 1 जनवरी को तड़के हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। इस आतंकी हमले में शामिल सभी 6 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। भारत की तरफ से लाहौर में बने वातावरण को बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और लगता यह है कि नवाज शरीफ भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि भारत की चिंताओं को वे दूर कर सकें। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतें उन्हें कितना करने देती हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पठानकोट एयरबेस में सर्च अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस बीच सूत्रों की माने तो NIA ने गृह मंत्रालय को जांच रिपोर्ट सौंपी है। NIA के मुताबिक आतंकी 2 गुटों में पठानकोट वायुसेना बेस के अंदर आए और इसी बीच BSF ने 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है, जो आतंकियों के पठानकोट पहुंचने के रास्ते का पता लगाएगा। पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जोर शोर से जुटी है। NIA प्रमुख शरद कुमार की अगुवाई में टीम ने हमले में मिले सुरागों को जोड़ने की कोशिश की। टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और कई जगहों पर पहुंची। पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह और 2 अन्य का बयान दर्ज किया गया, जिन्हें आतंकवादियों ने अगवा किया था। इस बीच सूत्रों की माने तो NIA ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पठानकोट एयरबेस पर तलाशी अभियान आखिरी चरण में है। एयरबेस के ऑफिसर कमांडिंग JS धमून के मुताबिक बीते 2 दिनों से सेना, NSG और गरुड़ के जवान इस काम में लगे हैं। The effective use of our air assets that was made possible by the deployment of 800 army troops in the technical area alone. These air assets were used to keep the area under surveillance, to ensure early detection, isolation and subsequent engagement by own troops. एयरफोर्स के पठानकोट बेस पर हमला करने वाले आतंकी किस रास्ते से आए थे, इसका पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। इसका मुखिया DIG स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। जांच दल 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगा। डॉक्टरों की टीम ने कल 4 आतंकवादियों के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले पर राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी कांग्रेस अनुशासन समिति को कल रिपोर्ट सौंपी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। वहीं अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने अपने परिवार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से समय मांगा है। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले से जुड़ा विवाद दिल्ली पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले से जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। PTI के मुताबिक चुनाव आयोग को ये बताया गया है कि मामले की जांच जारी है। उधर प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे और पार्टी की अनुशासन समिति को रिपोर्ट सौंप पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निष्कासन की मांग की। फैसले के खिलाफ में अपील करने का सबको अधिकार है और अंतिम फैसला तो AICC करेगी। हम लोग भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं आज और उसके बाद हाईकमान जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य है, लेकिन अपील करने का अधिकार सबको है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी भी दिल्ली में हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात का वक्त मांगा है। रेणु जोगी ने इसे साजिश बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। इसकी भी जांच कर ले और तब कार्यवाही करें, यही मेरा पार्टी हाईकमान से अनुरोध रहेगा। मैं उनसे समय मांगकर निश्चित ही अपनी बात उनसे ये अनुरोध व्यक्तिगत रूप से करना चाहूँ। इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की बुधवार को हुई बैठक में अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए किसी भी तरह की जांच से पहले ही इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश के तहत सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस से संपर्क साधा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग मांगा। कांग्रेस की ओर से हालांकि अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है।
संसद के लगातार 2 सत्रों में जीएसटी बिल को पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार विपक्ष से लगातार बातचीत करने की कोशिश में है। इसी के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क साधा है। Congress have raised 3 issues. Those issues have been addressed by the finance minister, has been communicated to the Congress party. So I suggested to the Congress president that they should discuss it and then get back to the government at the earliest so that we can move forward in the larger interests of country. The Congress president told me that they will discuss it among themselves. कांग्रेस पहले भी जीएसटी बिल पर शर्तों के साथ सहमति जता चुकी है, लेकिन उसने सरकार की कोशिशों को महज दिखावा करार दिया है। We have made public what we consider to be reasonable issues that must be resolved before the GST is put in place. The 1% issue, the capping issue, and the dispute resolution issue. एनडीए सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है और उसके लिए जीएसटी बिल काफी मायने रखता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में संपर्क साधने की सरकार की ओर से ये दूसरी बार कोशिश हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में चर्चा के लिए 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर आमंत्रित किया था। कांग्रेस इस बिल में 3 अहम बदलावों की मांग कर रही है। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल, दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कल एफटीआईआई अध्यक्ष का पद संभालने के बाद विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत की पेशकश की है। वहीं संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी भूमिका सीमित रहेगी। गवर्निंग काउंसिल की कल हुई बैठक में बीपी सिंह को अकादमिक काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच नियुक्ति के करीब 7 महीने बाद गुरुवार को अभिनेता गजेंद्र चौहान ने एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। उन्होंने संस्थान परिसर में गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने मीटिंग को काफी सकारात्मक बताया और विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत की पेशकश की। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितने भी फैसले हुए हैं वो बिना किसी अपोजिशन के हुए हैं, यूनानिमसली हुए हैं कि आई एम विलिंग टू टॉक टू देम एनीवेयर एनी टाइम, लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस, लिसन टू देयर इश्यूज, व्हाटएवर दे आर। वो एक हाथ बढ़ाएंगे, मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। विवाद को सुलझाने के लिए गजेंद्र चौहान के पद संभालने के साथ ही उनकी भूमिका को सीमित कर दिया है। बैठक में निर्देशक बीपी सिंह को एफटीआईआई सोसाइटी का उपाध्यक्ष और अकादमिक काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। वहीं राजकुमार हिरानी, सतीश शाह, भावना सोमैया, उर्मिल थापलियाल, प्रांजल सैकिया और नरेंद्र पाठक को गवर्निंग काउंसिल के लिए नामांकित किया गया। एक तरफ संस्थान के भीतर एफटीआईआई सोसाइटी की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ संस्थान के बाहर छात्र गजेंद्र चौहान के पद संभालने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने एफटीआईआई संस्थान के सामने प्रदर्शन कर रहे 40 छात्रों को हिरासत में ले लिया। हमें हमारे ही इंस्टीट्यूट में अंदर जाने से रोका जा रहा है, और क्यों? गलत अपॉइंटमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तो आपको शर्म आनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट के आप चेयरमैन बन रहे हैं उनको लोग मार रहे हैं, पुलिस मार रही है आपके आने के दिन। केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई सोसाइटी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन संस्थान के छात्रों ने गजेंद्र चौहान समेत परिषद के कई दूसरे सदस्यों की नियुक्ति को राजनीतिक बताकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। छात्रों ने सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद 139 दिनों तक चली हड़ताल 28 अक्टूबर को खत्म कर दी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली में नर्सरी में दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने को स्कूलों ने अदालत की अवमानना करार दिया। सरकार ने मैनेजमेंट कोटा के अलावा 62 ऐसे पैमाने भी खत्म कर दिए हैं जिस पर स्कूलों ने दाखिले की प्रक्रिया शुरू की थी। ये मैनेजमेंट कोटा सबसे बड़ा स्कैंडल है एजुकेशन का। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा स्कैम पूरे देश के अंदर ये मैनेजमेंट कोटा है, जिसको आज दिल्ली सरकार खारिज कर रही है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म और 62 आपत्तिजनक और मनमाने दाखिले के पैमाने रद्द कर दिए हैं। इस फैसले की अभिभावक संघ ने सराहना की है। जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया ये बहुत ठीक फैसला लिया है और ये सच्चाई के ऊपर आधारित है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी जो लीगल प्रॉब्लम्स हमको दिखती है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, वो जरूर देखने की ज़रूरत है। स्कूल मुझे डाउट है कि कोई इसको मानेगा इनकी बात को है? और अगर कोई स्कूल ने इनकी बात को माना तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना एडमिशन क्राइटेरिया दोबारा से रिवाइज्ड बनाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस कदम पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एडमिशन प्रक्रिया के शुरू होने के बीच में ये आने से स्कूलों को भी, पेरेंट्स को भी इस बात को लेके तो एक असमंजस की स्थिति बन गई और वाकई अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो उसकी वजह से इस पूरी प्रक्रिया में एक अड़चन भी आ सकती। तो उसमें एक स्कूलों की ऑटोनॉमी को लेके जिसको कि ज़्यादातर लोग मैनेजमेंट कोटा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है। सरकार की दलील है कि स्कूल पैमाने बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर आपत्तिजनक लगेगा तो वो दखल देगी। केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन सिस्टम और एडमिशन को और सरल बनाने के लिए एक ऐसा फैसला दिया जो प्राइवेट स्कूल्स को पसंद नहीं आ रहा। अब वो मामला अदालत में होने की दुहाई देकर अपने विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि केजरीवाल ने जिस काम पर हाथ डाला हो वो विवाद से शुरू ना हुआ हो, लेकिन इस बार मामला अभिभावक और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मैसूर यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने कई नए सुझाव दिए। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को उत्पादन की बजाय नई सोच और गहन शोध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 5 दिनों तक चले साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में अलग अलग देशों के नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। आयोजन में इस बात पर चर्चा हुई कि विज्ञान के क्षेत्र में देश का विकास कैसे हो। उन्होंने सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर इनोवेशन इन इंडिया कर देना चाहिए। मेक इन इंडिया, बट also innovate in India, also create entrepreneurial startups in India. Don't just import big companies and produce cheap labor products. It's not good for the future. It's good for the present. I agree. इन वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान के क्षेत्र में निवेश ज्यादा होना चाहिए। भारत का आर्थिक विकास पिछले 10 सालों में दुगना हो चुका है, लेकिन रिसर्च में निवेश स्थिर रहा। अनुसंधान और विकास पर पूरा खर्च जो भारत करता है वो करीब 1% से भी कम है जीडीपी के, और कई सालों से ये बात चली आ रही। पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने विज्ञान कांग्रेस में भी घोषणा की थी कि हम 1% से इसको दुगना करके 2% बनाएंगे कि जीडीपी का, ताकि इसमें ज़्यादा निवेश हो सके। तो इस पे विचार होना चाहिए कि क्यों ऐसे नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि देश में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। इससे युवाओं को फायदा होगा। साइंस कांग्रेस का आयोजन हर साल होता है, जहां विज्ञान पर चर्चा होती है। कई नए सुझाव दिए जाते हैं जो आगे चलकर नीति के रूप में लागू किए जाते हैं। स्मृति रस्तोगी के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और बजट पूर्व चर्चा के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल आईटी सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के सिलसिले में सरकार से अपेक्षाओं की चर्चा की। इन प्रतिनिधियों ने आईटी सेक्टर के लिए टैक्स कानूनों को सरल बनाने और कई छूटों की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए सरकार को ज्यादा बजटीय आवंटन करना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 9% रहा है। Tax benefit should kick in, which should be based on the value addition norms, which starts from 100% going down to 25% over 10 years,
and divides the industry into three verticals, which is the final product, the component sub-assemblies, and the core components. The duty differential, which was brought out last year, has really helped restart this industry here. We talked about continuing that. It was well received, by the government. We also talked about the importance of component manufacturing coming to India. लीबिया के पश्चिमी जल्टिन शहर में कल एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास ट्रक बम धमाके में 60 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आशंका यह है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक स्थानीय संगठन ने यह हमला किया। लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल मलबे से 60 शव निकाल चुका है और उन्हें और लोगों के मरने की आशंका है। जल्टेन के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि इस प्रशिक्षण केंद्र का इस्तेमाल सीमा पुलिस कर रही थी। वहां करीब 400 पुलिस रंगरूट प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। और भारत की महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने स्वीडिश का ग्रां प्री में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का खिताब हासिल किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में 23 वर्षीय चंदेला ने 208.9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 211.2 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड के साथ पहला स्वर्ण जीता था। चंदेला रियो ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसने कोरिया में पिछले साल अप्रैल में आयोजित विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। और दिल्ली में शनिवार से विश्व पुस्तक मेले का आगाज हो रहा है। इस बार मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें विशिष्ट अतिथि देश चीन है। मेले में इस बार सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है। स्कूल की वर्दी में आने वाले बच्चों को मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। आमतौर पर फरवरी में आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेला इस बार जनवरी में ही हो रहा है। इसमें भारत के अलावा दुनिया के 30 देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। पुस्तक मेले की इस बार की थीम है भारत की सांस्कृतिक धरोहर। किताबों की दुनिया में भोजपत्र से ई बुक्स तक आए तमाम बदलावों के साथ इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम इसमें एक नया अध्याय भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पुस्तकों के रूप में खोलने जा रहे हैं। हमारा जो थीम पेविलियन है वो पूरी तरह भारतीय सांस्कृतिक विरासत पुस्तक केंद्रित करके प्रस्तुत करेगा। इस बार मेले में चीन खास आकर्षण है। चीन से 250 प्रतिनिधि 5000 पुस्तकें लेकर मेले में पहुंच रहे हैं। मेले का उद्घाटन 9 जनवरी को होगा। Privileged to have the People's Republic of China as a guest of honor country. भारत में हर साल 85,000 किताबें छपती हैं। प्रकाशन क्षेत्र में 16,000 से अधिक प्रकाशक हैं। ई बुक्स और संचार क्रांति की चुनौतियों के बाद भी किताबों में लोगों की रुचि कायम रहे, इसकी कोशिशें जारी हैं। पुस्तक मेला इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनना तय। पार्टी ने राज्यपाल एनएन वोहरा को सौंपा पत्र। बीजेपी ने किया समर्थन का फैसला। एफटीआईआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान की संस्थान में रहेगी सीमित भूमिका। निर्देशक बीपी सिंह चुने गए अकादमिक काउंसिल के अध्यक्ष। राजू हीरा ने सतीश शाह को गवर्निंग काउंसिल में जगह। जीएसटी पर सहमति के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मिले संसदीय कार्य मंत्री। जल्द बजट सत्र बुलाने का संकेत। कांग्रेस ने कहा देरी के लिए सरकार का रवैया जिम्मेदार। लीबिया में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास ट्रक बम धमाका। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। आईएस पर हमले का शक। और स्वीडिश कप निशानेबाजी ग्रां प्री में अपूर्वी चंदेला का शानदार प्रदर्शन। लगातार दूसरा स्वर्ण पदक। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज।